सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो हम वापस आ चुके हैं अपने जो है एंशंट ख़त्म करने के बाद। हम मेडिवल का पहला जो है टॉपिक का हमने कल किया था, जिसका नाम था ट्राइपाटा स्ट्रगल, जिसमें हमने पालास, राष्ट्रकूटास और गुर्जर प्रतिहारास के बारे में डिस्कस किया था। किस तरीके से वो कन्नौज की कंट्रोल लेने के लिए जो है एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे। ठीक है, आज जो है आज हम लोग बात करेंगे कौन सा पीरियड, सेम पीरियड है अप्रोक्सीमेटली। कल हमने 750 से जो है 1200 के दरमियान जो कुछ हुआ नॉर्थ इंडिया में वो डिस्कस किया। नॉर्थ इंडिया नहीं, ओवरऑल पूरे इंडिया में। अब हम थोड़े मिडिवल इंडिया की तरफ चलेंगे और 850 से जो है 1200 के बीच में क्या हो रहा है मिडिवल इंडिया में, और थोड़ा सा हम जो है साउथ साइड की तरफ चलेंगे। साउथ साइड की तरफ चलेंगे तो इस पीरियड में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर आता है चोला। एज यू नो, इंपीरियल चोलास, वो राजेंद्र राजा फर्स्ट वाले, जिसने गंगाईकोंडा चोलापुरम बनाया था वो वाले, जिसने श्रीलंका कॉन्कर किया था वो वाले, जिसने अपने जो है टाइज बनाए थे साउथ ईस्ट एशिया के साथ वो वाले, जिसकी स्ट्रॉन्ग नेवी थी वो वाले। ठीक है, जिन्होंने जो ब्रॉन्ज के जो है नटराज की मूर्तियाँ बनाई थी वो वाले। और कोई एग्जांपल दूं? जिस पे जो है PS1 और PS2 जो मूवीज़ हैं वो बनी है वो वाले, उनके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ गए? अब चोलास जो है वो इंडियन हिस्ट्री में जो सबसे फेमस हैं, वो कहाँ के लिए? एक माइटी एम्पायर जो साउथ इंडिया में आया इस पीरियड में। अब जो चोलास जो है संगम लिटरेचर में मेंशन है, वो शायद बहुत पहले के हैं, उनका इतना जो है नहीं है। लेकिन ये चोलास जो है ना, ये चोलास जो है वो रूल करने के लिए आए, किसको ओवरथ्रो करके? प्रोबेबली पल्लवास। साउथ में पल्लवास हुआ करते थे। ठीक है, इनके पास स्ट्रॉन्ग नेवी थी, मैंने आपको बताया। अच्छा, इन्होंने जो है ये वही हैं जिन्होंने साउथ ईस्ट एशिया के साथ कांटेक्ट बनाया था, जो है माल्या, जो है जावा, सुमात्रा। ठीक है, इन इन यहाँ के किंग्स को भी यहाँ तक कि इन्होंने हराया था। ठीक है, अच्छा, फाउंडर जो है चोला डायनेस्टी के वो हैं विजयाला। 1850 के अराउंड जो है इन्होंने फाउंडेड किया। फाउंडर हैं जो चोला एम्पायर के, जो शायद पहले फ्यूडेटरीज थे किसके? पल्लवास के अंडर ही थे। तो इन्होंने अपनी पावर को एस्टेब्लिश किया अरियार में और कैप्चर किया तंजौर को, और एक्सटेंड किया अपनी कैपिटल को। लोअर कावेरी रिवर है ना साउथ इंडिया में, आप अगर मैप खोलोगे तो आपको पता चलेगा। इन एरियाज में पहले जो है शुरू में इन्होंने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया। उसके बाद इनको रिप्लेस करते हैं आदित्य फर्स्ट 1871 से लेके 907 CE, जो सक्सेसर थे विजयाला के। विजयाला कौन था? फाउंडर किसका? चोला एम्पायर का। अच्छा, इन्होंने बड़ी सिग्निफिकेंट अचीवमेंट की, चाहे वो मिलिट्री हो, और एक्सपैंड किया चोला किंगडम को। बैटल जो हुई श्रीपुरम बीएम की, जो ही अलाइड विद पल्लवास। अब ये पल्लवास के साथ मिलकर इन्होंने जो है पांड्यास को हराया, और कुछ कुछ जो टेरिटरीज थी, सम टेरिटरीज इन तंजौर एरिया जो है इन्होंने रिसीव की। फिर 1893 में ये आदित्य फर्स्ट की बात हो रही है। ठीक है, उन्होंने डिफीट, और फिर पल्लवास को जो है उन्होंने डिफीट और किल कर दिया, और ओवरलॉर्ड जो अपरजीत। और इस तरह से इन्होंने क्या किया, जो टोंडाई मंडलम था, जो साउथर्न तमिल कंट्रीज थी, वो सारी, ये टोंडाई मंडलम होता है साउथ की कंट्रीज जितनी भी थी तब मिडिवल इंडिया में, तो ये सारी इन्होंने अपने कंट्रोल में ले ली। तो पहले पल्लवास के साथ मिलकर पांड्यास को खत्म किया, और फिर पांड्यास को ही खत्म कर दिया। अच्छा, ये फिर क्या, ये फिर चेराज के साथ मिले और कॉन्कर किया किसको? गोंकू देश, मतलब शायद ये कोयम्बतूर की बात कर रहे हैं, सलीम डिस्ट्रिक्ट की, पांड्यास से। अच्छा, ये भी माना जाता है इन्होंने तलकैद का एरिया भी जो है कॉन्कर किया था, जो कैपिटल था वेस्टर्न गंगास का। अच्छा, ये फिर पल्लवास के साथ मैट्रिमोनियल अलायंस में भी आते हैं, और उनकी राजकुमारी के साथ जो है शादी करते हैं। तो आदित्य फर्स्ट ने जो है अपनी पूरी लाइफ एक्सटेंसिव वॉर्स में और डिप्लोमेटिक अलायंसेस जो इन्होंने की, एक के साथ मिलकर दूसरे को मारने की, और अपने को, मतलब जो अपना फ़ायदा हो सके, जो मैक्सिमम अपनी जो टेरिटरीज जो उन्होंने इस तरीके से एक्वायर की, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने एम्पायर को जो है वो एक्सपेंड किया।
अब फिर जो है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूलर आता है परंटका फर्स्ट। ये बड़ा ही फेवरेट है यूपीएससी का और वेरियस एग्जाम्स का, इससे जो है एंड वेरियस जो है पीसीएस जो पीएससीज जो भी हैं। परंटका फर्स्ट 907 में तख्त पे बैठते हैं 953 तक, तो अच्छा खासा अरसा, तकरीबन जो है 46 साल जो है वो हुकूमत करते हैं, वो मतलब बादशाहत करते हैं एंड एवरीथिंग, जो रूल करते हैं। अच्छा, ही वन सेवरल विक्ट्रीज विद द हेल्प ऑफ हिज अलाइज। अलाइज यहाँ पे भी है कि एक दूसरे के साथ मिल के करते थे। अभी तक इनकी जो है इंडिविजुअली भी करेंगे बाद में, लेकिन ये एक दूसरे के साथ मिलकर डिप्लोमेटिक अलायंसेस जो करते थे, जैसे वेस्टर्न जो है गंगाज है, जो कोदम्बलूर के चीफ्स हैं या रूलर्स हैं केरला के जो हैं, इनके साथ मिलकर जो है वो करते थे एक दूसरे से जो है टेरिटरी। अच्छा, इन्होंने मदुराई कैप्चर किया और अपने आप को टाइटल दिया मदुरंटका, मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ मदुराई। मदुराई सिटी आज भी है ना। एंड फिर मदुराई कोंडा, कैप्चरर ऑफ मदुराई, ये इनके टाइटल थे। अगर पूछा जाए जो मदुरन टका या मदुराई कोंडा जो है वो किसका टाइटल है, तो क्वेश्चन आंसर क्या बनेगा? परंटका फर्स्ट का। वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो चोला डायनेस्टी से। अच्छा, जो फेमस बैटल होती है वेल्लोर में, ही डिफीटेड कंबाइन आर्मीज, जो है दोनों की आर्मी, जो पांड्याज की और श्रीलंका की है ना, आर्मीज को डिफीट करते हैं और यहीं से जो है पांड्याज की जितनी भी टेरिटरी है वो चोला एम्पायर में जो है शामिल हो जाती है। फिर 1949 में जो है 949 में 949 में वो डिफीट करते हैं राष्ट्रकूटाज को, जो हमने प्रीवियसली पढ़ा था ना, राष्ट्रकूटाज के रूलर कृष्णा थर्ड को। ठीक है, टक्कुलम की बैटल में कृष्णा थर्ड को हराते हैं। ये कृष्णा थर्ड है, ये वो वाले कृष्णा से फर्स्ट नहीं है जिन्होंने जो है वो एलोरा का जो है रॉक का टेम्पल बनाया था, नहीं, लेकिन ये राष्ट्रकूटाज वही हैं जो ट्राईपाटा स्ट्रगल में थे। तो 949 में ये कृष्णा थर्ड को हराते हैं। कृष्णा थर्ड अज्यूम लेते हैं ही वॉज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा, अच्छा सॉरी, तो राष्ट्रकूटाज की कृष्णा थर्ड के द्वारा ये हराए जाते परंटका फर्स्ट, और वो अब टाइटल लेते हैं कॉन्करर ऑफ कांची एंड तंजाई। और राष्ट्रकूटास जो है पूरे जितने भी जो है ये टोंडाई मंडलम है, मतलब जितने भी ये साउथर्न स्टेट्स हैं, इन सबको जो है इसकी आर्मी जो है तहस नहस और बर्बाद कर देती है। तो यहाँ जो है परंटका फर्स्ट का किस्सा जो है वो ख़त्म होता है। फिर जो है तो तख्त पे बैठते हैं सुरेंद्र चोला भी जिसे बोलते हैं, या परंटका जो है वो सेकेंड, 1957 से 73 तक। अब ये पीरियड देख रहे हो, 53 से 57, बीच का बड़ा डिस्टर्बेंस पीरियड है। अब ये तो रिकवर कर लेता है जितनी भी ये टेरिटरी लूज करता है राष्ट्रकूटा से, जैसे टोंडाई मंडलम है, ठीक है, एंड ऑल्सो नॉट ओनली डिफीटेड द कंबाइंड पंड्या श्रीलंका आर्मी बट ऑल्सो इन्वेडेड श्रीलंका। अब परंटका सेकंड जो है पहली बार श्रीलंका में इन्वेड करता है। ये ना सिर्फ अपने टेरिटरीज जीतता और पांड्याज और श्रीलंका के कंबाइन आर्मीज को हराता है जो पहले सेलिन हुआ करते थे, सेलिन्स को हराता है, बट ये जो है अब श्रीलंका में अपनी फौज को घुसेड़ देता है, मतलब इन्वेड कर देता है, हमला कर देता है। ठीक है, इतना सा किस्सा था इसका। अब आता है उत्तम चोला, 973 से लेके 985 तक। अब ये तख्त पे बैठता है तो मोस्ट जो टोंडाई मंडलम होते हैं, जितने भी साउथर्न स्टेट्स होते हैं, वो रिट्रीव कर चुका होता है राष्ट्रकूटा से, जो है वो वापस ले चुके होते हैं। जो राष्ट्रकूटा प्रीवियसली कृष्णा थर्ड जो है वो परंटका फर्स्ट को हरा कर जो टेरिटरीज एक्वायर करता है ना, वो सारी वापस ले ली जाती है। अब यहाँ से शुरू होता है इनका ग्लोरियस पीरियड, जो गोल्डन एज जिसको बोलते हैं चोलास की, चोला एम्पीरियल्स की, वो है राजा फर्स्ट। ठीक है, जिसको जो है अरुमोलीवरम भी बोलते हैं। ये 985 से 1014 के बीच का इनका जो है टेन्यूर है। ये ग्रेटेस्ट जो है चोला रूलर है जिन्होंने हेल्प की चोला एम्पायर को बिकम जो लार्जेस्ट जो है डोमिनियन, साउथ इंडिया की सबसे बड़ी जो है एम्पायर बनने के लिए 13th सेंचुरी तक, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो इसका है। अब थ्रू ए सीरीज ऑफ सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन जो है ये लगातार हमला करता रहता है जो पांड्याज और लास्ट में जो पांड्याज और जो श्रीलंका और जो केरला के रूलर्स और जो श्रीलंका के, इनकी जो गट्ठे जो मिलकर ये जो आतंक मचा रहे थे, इनको तोड़ देता है। ना सिर्फ ये चेराज की जो है, चेरा भी एक जो है किंगडम था साउथ में, नेवी को जो है डिफीट करता है और ख़त्म करता है पूरी तरह, बल्कि ये क्यूलन को जो है अटैक करता है और कैप्चर कर लेता है मदुराई को।
और ये साथ साथ में जो है नॉर्थ श्रीलंका की टेरिटरीज को भी एक्वायर कर लेता है और उसका नाम भी रख देता है मुम्मा डिचोला मंडलम। थोड़ा ये तमिल तेलुगु वाले नाम है थोड़े, तो इसको थोड़ा सा याद रखना मुश्किल होगा, बट यू हैव टू डू इट। अब वो मालदीव के आइलैंड्स जो हैं उनको भी कॉन्कर करता है, तो इसीलिए तो इसको ग्रेटेस्ट रूलर बताया, मतलब श्रीलंका के नॉर्दर्न श्रीलंका को भी कॉन्कर करता है, चेरास की को जो है नेवी को भी तबाह कर देता है, क्यूलन को भी कैप्चर करता है, मदुराई भी कैप्चर कर लेता है, मालदीव आइलैंड भी कर लेता है। फिर ये क्या करता है, ये नेवल एक्सपेडिशन भेजता है, ये चीज़ें याद रखना, नेवल एक्सपेडिशन भेजता है शैलेंद्र एम्पायर में जो मल्लाई पेनिनसुला है साउथ ईस्ट एशिया में, और एक्सपैंड करता है चोलास का ट्रेड चाइना के साथ भी। तो सोचो किस हद तक इसने एम्पायर को जो है स्ट्रॉन्ग कर दिया था। अच्छा फिर ये, अब इसकी देखो ना, ऐसा होना चाहिए रेज्यूमे, ही ऑल्सो अचीव विक्ट्रीज अगेंस्ट वेस्टर्न चालुक्यास और राष्ट्रकूटास। वेस्टर्न चालुक्यास को भी से भी जीतता है, राष्ट्रकूटास से भी जीतता है। फिर लेटर चालुक्यास हु हैड, जो उनकी कैपिटल जो है कल्याणी होती है, अनेक्स करता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, जो गंगा रीजन का होता है, नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटका, और ऑल्सो ओवरऑन वेंगी। तो कितना ज़्यादा है, जितने भी साउथ इंडिया में छोटी मोटी बड़ी डायनेस्टीज हैं सबको हरा देता है। लेकिन बाद में जो है वो वेंगी को दोबारा से चालुक्यास को दे देता है, उनकी डॉटर की जो है, जो किंग होता है वेंगी, उसकी डॉटर से शादी कर लेता है। अच्छा, इट इज़ प्रिटेंड टू नोट, यहाँ पे ये बात ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि चोलास और लेटर जो चालुक्यास थे वो वेंगी के लिए अक्सर एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे, या तुंगभद्रा का जो बीच का एरिया, तुंगभद्रा के द्वाब है, जो तुंगभद्रा द्वाब है, या गंगाज की जो कंट्रीज हैं नॉर्थ वेस्टर्न, जो नॉर्थ वेस्ट कर्नाटका के, लेकिन कोई भी जो है एक डिसाइसिव विक्ट्री नहीं ले पाया, और कहीं ना कहीं कोई भी जो है एकदम से एक दूसरे से जो है सारी की सारी चीज़ें छीन नहीं पाया, और इसी की वजह से एग्जॉस्टेड इनके एम्पायर का जो है, दोनों के एम्पायर का बहुत नुकसान हुआ। 1010 में जो है, ये हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी पढ़ेंगे, ये कंस्ट्रक्ट करता है राजेश्वरा और बृहदेश्वर जो टेम्पल होता है, जो डेडिकेटेड है शिवा को। एट तंजौर में जो है राजेश्वर या बृहदेश्वर टेम्पल जिसको बोलते हैं आजकल, वो डेडिकेटेड जो है शिवा को, तंजौर में 1010 में कौन करता है कंस्ट्रक्ट, कौन करता है, राजा राजा फर्स्ट। अच्छा, दिस टेम्पल इज ऑल्सो कॉल्ड राजा राजा टेम्पल, ठीक है, एज द चोलाज वेयर द हैबिट ऑफ इंस्टॉलिंग द इमेज ऑफ किंग एंड क्वीन इन द टेम्पल्स इन एडिशन टू डीटी। ये तो होता था, जैसे शिवा का टेम्पल है, शिवा की डीटी होगी, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो अब किंग और क्वीन की भी जो है फोटोज जो है वो लगाते थे मंदिरों में, इसलिए उनका नाम भी जो है वो दिया जाता था, ठीक है। फिर आते हैं, अच्छा इसी की रेन में ही डेवलप्ड एंड, और इसने जो है रीऑर्गेनाइज किए थे जो रेवेन्यू सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन का, जो एम्पायर का रेवेन्यू सिस्टम था वो इसने ठीक किया था, जहाँ पे ज़मीनों के जो है सर्वे किए जाते थे प्रॉपरली। फिर जो है रेवेन्यू असेस किया जाता था कि इसमें कितनी प्रोडक्शन होगी, ये लैंड कितनी है, कितनी प्रोडक्शन होगी, उसके हिसाब से जो है सर्वे करके जो है वो पता किया जाता था कि कहाँ कितना रेवेन्यू, कितना जो है टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाएगा। इंटरेस्टिंगली जो है ही वॉज रेफर टू एज दी उला कलंडा पेरुमल, उला कलंदा पेरुमल, ये टाइटल है, द ग्रेट वन हु मेजर्ड द अर्थ, मतलब अब रेवेन्यू सिस्टम जिसने ज़मीनों को मापा, तो वो टाइटल दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग कंपेयर टू, इसको गॉड विष्णु के साथ भी कंपेयर किया जाता है, कैन बी पॉइंटेड आउट, जो उसने लैंड सर्वे किए इसके बदौलत, मतलब। तो ये वेरियस जो हैं, अगर राजेंद्र चोला की बात करें तो ये वेरियस अचीवमेंट्स हैं उसकी, किस तरीके से उसने एक चोला एम्पायर जो छोटा सा था उसने उसे एक एम्पीरियल जो है डायनेस्टी बना दी, किस तरीके से उसने जितने भी अपने राइवल्स थे, आइदर इज फ्रॉम राष्ट्रकूटास, चालुक्यास, पल्लवास, चेरास, पांड्यास, श्रीलंका, मालदीव्स, इवन साउथ ईस्ट एशिया, उसने सब को जो है वो कॉन्कर किया, ठीक है। तो इसको जो है राजेंद्र चोला फर्स्ट को जो है राजा राजा को जो है राजेंद्र फर्स्ट जो है वो जो है रिप्लेस करते हैं। 1014 से 44 तक इनका राज्यकाल चलता है। ये सन है राजेंद्र फर्स्ट के, जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं अपने बाप की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी ना, अपने किंगडम को बढ़ाने की, और अपनी टेरिटरीज को जो है लगातार बढ़ाते रहते हैं।
वो जो है जो विक्ट्री हुई थी सैलिन पे, जो राजा राजा ने की थी, उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं बाय डिफीटिंग श्रीलंका का जो किंग है महिंदा जो 5 है, उसको हरा के, और पूरी तरीके से श्रीलंका को अपने कब्जे में कर ले। और फिर जो है 50 साल तक, ऑलमोस्ट 50 ईयर्स तक जो है ये कंट्रोल करता है राजेंद्र फर्स्ट जो है, और आगे चोलास के जो किंग्स हैं वो श्रीलंका को कंट्रोल कर लेते हैं पूरी तरीके से। पांड्यास को, चेरास को, इंक्लूडिंग उनके एम्पायर जो है वो पूरी तरीके से जो है जीत जाते हैं। 1022 में वो नॉर्थ की तरफ घूमते हैं, क्रॉस करते हैं गंगा को, फॉलोइंग द सेम रूट दे वर टेकन जो समुद्रगुप्त ने लिया था पाला रूलर को हराने के लिए। नहीं सॉरी, जो समुद्रगुप्त ने साउथ की तरफ लिया था, ये नॉर्थ की तरफ लेता है, और ये पाला रूलर्स को हराते हैं। डिफीटेड द पाला रूलर्स, महिपाल फर्स्ट और वेस्टर्न चालुक्यास भी। पालास जो ट्राइपाटा स्ट्रगल के थे, ठीक है, पाला रूलर जो महिपाल फर्स्ट है, और वेस्टर्न चालुक्यास को हराते हैं। और इस ओकेजन को, इस मौके को जो है सेलिब्रेट करने के लिए वो अपने आप को टाइटल देते हैं गंगाईकोंडा चोला, मीनिंग द चोला कॉन्करर ऑफ गंगा, मतलब जिसने गंगा को भी जो है कॉन्कर कर लिया है इस रीजन को। और अपनी नई जो है कैपिटल बनाते हैं, अपना नई कैपिटल जो राजधानी बनाते हैं गंगाईकोंडा चोलापुरम, नेमिंग द सिटी ऑफ चोला कॉन्कर्ड ऑफ द गंगा, द सिटी ऑफ चोला कॉन्करर ऑफ द गंगा, वो उस चोला की मतलब सिटी है जिसने गंगा को जो है वो जीता है। तो कावेरी रिवर के पास बनाते हैं, और इस यहाँ शिवा टेम्पल भी बनाते हैं, एंड एक्सकेवेटेड ए टैंक कॉल्ड जो है चोडागर्क। तो ये सारी अचीवमेंट्स जो है राजेंद्र फर्स्ट की। अब ये 1022 में जो है एक सक्सेसफुल नेवल, मतलब थ्रू नेवी जो है वो डिस्पैच करते हैं रिवाइव करने के लिए श्रीलंका को, जो विजय एम्पायर है। क्योंकि डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते थे, तो ये सोच रहे थे कि इनडायरेक्टली कंट्रोल किया जाएगा, इसलिए रिवाइव करते हैं जो श्री विजय एम्पायर है, जो कहाँ पे है, जो मल्लाई पेनिनसुला में, सामोत्रा में, जावा में, मतलब साउथ ईस्ट एशिया में, और नेबरिंग आइलैंड्स, और कंट्रोल, ताकि जो ट्रेड रूट है जो चाइना की तरफ जा रहा है। क्योंकि रोमन एम्पायर के गिरने के बाद ना, मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ, रोमन एम्पायर के गिरने के बाद जो एशियन और यूरोपियन मतलब जो ट्रेड थे वो शिफ्ट किस तरफ हुए, एशिया की तरफ, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, रशिया, इस एरिया में जो है वो ट्रेड अब शिफ्ट हुआ। पहले जबकि ट्रेड जो है एक्सपोर्ट ज़्यादा रोमन एम्पायर की तरफ जाता था, जो वेस्ट की तरफ, अब वो ईस्ट की तरफ शिफ्ट हुआ। और चोला चाहते थे कि ये इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट जो चाइना की तरफ जा रहे हैं, इन पे कब्जा किया जाए। अब इन पे कब्जा करोगे तो लार्ज स्केल रेवेन्यू आएगा, समझे। तो एक्सपीडिशन लेड टू कंक्वेस्ट, देखो यहाँ पे जो है कदम्बरम और केदी जो है, और बाकी भी जो नंबर ऑफ प्लेसेस है मल्लाई पेनिनसुला और समुद्रा में, इनका कंक्वेस्ट शुरू हो गया, इनको जीतने की कोशिश। जो रूलर था शैलेंद्र डायनेस्टी का, वो बुद्धिस्ट था, और इसके बड़े बेहतरीन रिलेशनशिप थे पहले जो है चोलास के साथ। इनफैक्ट जो शैलेंद्र रूलर है उसने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाई नागापट्टनम में एट हिज इंस्टेंट, और इसी का राजेंद्र फर्स्ट ने जो है और उसने अपने विलेजेस दी थी, मतलब बहुत सारे विलेजेस का दान किया कि इनकी देखभाल करने के लिए यहाँ से जो है टैक्स और रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए। अब कॉज जो है ब्रीच का, इन दोनों के बीच में इतना अच्छा रिलेशनशिप था, वो क्यों टूटा? वह चोलास जो थे वो बड़े उतावले थे कि ये जो बीच में जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो इंडियन ट्रेडर्स हैं, वो जो चाइना के साथ डायरेक्ट ट्रेड कर रहे हैं, बीच में जो है शैलेंद्र डायनेस्टीज और ये आ रहे हैं, इसलिए इन सबको बीच में मिडिल मैन को हटा के हम डायरेक्ट ट्रेड करते हैं और मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करते हैं, ठीक है। और ये बात ध्यान रखनी जरूरी है कि चोलास की नेवी इस टाइम पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थी, यहां तक कि जो बंगाल की खाड़ी है, जो बे ऑफ बंगाल है, उसे जो है एक चोला लेक की तरह कंसीडर किया जाने लगा, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये कॉन्टैक्ट साउथ ईस्ट एशिया के साथ आता है। मैं सेपरेटली भी समझाने की कोशिश कर सकता हूँ, बट यहाँ पे अगर हम साथ साथ चल रहे हैं तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो रीज़न मैंने आपको बताया, ट्रेड विद चाइना, अच्छे रिलेशनशिप थे, फिर भी इन्होंने जो है वो इन्वेड किया, वो इसलिए मिडिल मैन को हटाना चाहते थे, ठीक है। तो एग्रेसर कौन था? चोला एम्पायर। डिफेंडर कौन थे? शैलेंद्र डायनेस्टी। इनको रिप्लेस करते हैं राजा धीराजा जो है 1044 में, 1052 तक 608 साल का है, वो भी एक ग्रेट वॉरियर था, और हमेशा जो है जंग में लेड फ्रॉम द फ्रंट, स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर विद हिज मेन इन फ्रंट लाइन, एंड अर्न द टाइटल जयम कोंड चोला, विक्टोरियस चोला किंग। मतलब
इनके बारे में ये बताया जाता है कि ये हमेशा जो है साथ साथ में लड़ते थे, यानी कि कमांड दी हुई थी किसी जनरल को, खुद एक एज ए जनरल काम करते थे और ही यूज टू फाइट विद द सोल्जर्स। अच्छा, इन्होंने पांड्याज, चेराज और रूलर श्रीलंका इनको भी हराया। इसने सैक और प्लंडर किया बहुत सारी चालुक्याज की सिटीज जैसे कल्याणी है, और प्लांटेड जो जय स्तंभ है एट यगधीर, जो विक्ट्री पिलर्स। इट इज़ नॉट वर्दी टू ऐड कि चोला जो है हैड ए ब्लॉट ऑन देयर हिस्ट्री एज दे अडॉप्टेड ए वेरी हार्श एटीट्यूड टुवर्ड द बोथ द किंग एंड जनरल पॉपुलेशन ऑफ द प्लेसेस दे सैक्ड, सिंस दे मोस्टली प्लंडर्ड एंड मैसेकर्ड द पीपल इंक्लूडिंग ब्राह्मण्स एंड चिल्ड्रंस। अच्छा, ये बड़ी ही धब्बा है एक्चुअली इनकी हिस्ट्री पे। आई वॉन्टेड टू डिस्कस दिस कि जब भी चोलास जो है ना किसी को कॉन्कर करते थे सिटीज़ को, तो ये बड़े रूथलेसली बिहेव करते थे। अभी हिस्ट्री है, इफ समबडी मे गेट हर्ट, लेट इट बी, बिकॉज इफ वी आर स्टडिंग हिस्ट्री वी शुड स्टडी हिस्ट्री एज इट इज रिटन. It may be wrong, it may be right, but what evidences do we have to discuss in that way. So it's noteworthy whenever they used to invade a city and conquer that city, when they sacked, क्योंकि वो लूट पटांग ये बड़ा किया उन्होंने, जो है लूटा पाटा पूरी तरीके से, और यहाँ तक कि उन्होंने राजा और जनरल्स और जो रानी है उनके साथ तो बड़ा सख्ती से व्यवहार किया, बल्कि आम लोगों के साथ भी, यहाँ तक ब्राह्मण्स और बच्चों के साथ भी. If I'm wrong, then you can correct me. But this is what is written and this is what I am going to teach you. फॉर इंस्टेंट, जब उन्होंने चोलाज ने जो है डिस्ट्रॉय किया जो है अनिरुद्धपुरा, एक एंशेंट कैपिटल है, एक पुरानी कैपिटल थी श्रीलंका की, ट्रीटेड देयर किंग एंड क्वीन वेरी हार्शली, बहुत सख्ती से पेश आए उनके साथ, जबकि ऐसा बहुत कम होता है एक्चुअली. इवन अलेक्जेंडर ने जब पर्शियन एम्पायर को कॉन्कर किया तो ही डिडंट वांट टू किल द किंग, और जो किलर था उसको जो है घोड़ों के पीछे बांध के जो है उसकी जान ले ली, because a king shouldn't treat the king in a bad way like Alexander did with Porus. हिस्ट्री में वैसे भी हैं कि where they were treated harshly but usually shouldn't be treated. अच्छा, इन्होंने पांड्याज के साथ भी वही किया, वहाँ पे जो है मिलिट्री कॉलोनी जो है एस्टैब्लिश कर दी वहाँ पॉपुलेशन को देखने के लिए, जबकि इट्स नॉट ए गुड थिंग टू बी कंसिडर्ड इवन इन द मेडिवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया. प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन जो है, सिविल लोगों की एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा सिविल्स के हाथ में होनी चाहिए. वाई डू वी हैव इलेक्टेड MLAs? बिकॉज इट्स अ सिविल पर्सोनल, नॉट ए आर्म आर्मी. आर्मी के पास क्या आर्म्ड होते हैं, दे आर नॉट ट्रेन्ड टू एडमिनिस्टर द सिविल पॉपुलेशन. तो उन्होंने यहाँ मिलिट्री कॉलोनीज बना दी. होएवर वंस दे कॉन्कर द कंट्री, जब वो कंट्री को कॉन्कर कर लेते थे, वो कोशिश करते थे कि वहाँ पे एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन जो है एस्टैब्लिश की जाए. ठीक है. अच्छा, इसका एक और भी टाइटल है विजया राजेंद्र चोला, मतलब विक्टोरियस ऑफ राजेंद्र चोला किंग. ही डाइड इन द बैटल फील्ड वाइल फाइटिंग. ये जो है सोमेश्वर जो है के खिलाफ जो है एक वेस्टर्न चोला किंग थे, उसके खिलाफ लड़ते लड़ते जंग में मर गए. और इसकी डेथ के तरीके से जो है राजेंद्र चोला केम टू बी नोन एज यनी मल तंजूनी देवर, मतलब ये यनई मल तुंजिना देवर, मतलब द किंग हु डाइड ऑन द बैक ऑफ एलिफेंट. वो बादशाह, वो राजा जो हाथी के जो है हाथी के मतलब पीठ पे जो है मर गया. सो ही वॉज अ वॉरियर, नो डाउट. द वे ही डाइड, द वे ही लिव्ड बाय द स्वॉर्ड एंड डाइड बाय इट. ठीक है. तो कौन है ये, नाम क्या था मैंने बताया, राजा धीराजा. ठीक है. वेरियस टाइटल इन्होंने लिए. फिर आते हैं जो है कुलुतुंगी फर्स्ट. अच्छा, कुलुतुंगी फर्स्ट जो है ये 70 है, 52 और 50 अगर मैं बोलूँ तो इनको रिप्लेस करने वाले कुलुतुंगा फर्स्ट नहीं थे. इनको रिप्लेस करने वाले अगर मैं सोचूं, लेट मी हाँ, ये मरे 1052 में. तो 1052 के बाद जो है इनको रिप्लेस करते हैं राजेंद्र सेकंड. ठीक है. राजेंद्र सेकंड अराउंड जो है 1054 से ये अराउंड 1063 तक जो है रूल करते हैं. ठीक है. क्योंकि अब ये जो हैं राजा धीराजा जो है ये जंग में मर जाते हैं, तो इनकी तख्तपोशी जो है, इनकी ताजपोशी जो है वो जंग में ही होती है. और ये जो है जो सोमेश्वर जिसके खिलाफ लड़ते लड़ते मरे थे, ये उनको डिफीट करते हैं. देखो ना कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मिस हो गया था. ये इनको डिफीट करते हैं. ठीक है. फिर इनको रिप्लेस करते हैं आई थिंक वीराजिंदर
ऐसे है नाम कुछ, विरारा जिंद्रा ऐसे है कुछ। ये 1063 से लेकर अराउंड 67 तक ये रूल करते हैं। ये सोमवेश्वर सेकंड को हराते हैं और फिर जो है वैदिक कॉलेज ऑफ लर्निंग जो है वो एस्टेब्लिश करते हैं वहाँ पे। अच्छा, इनको भी रिप्लेस करते हैं, एक और किंग हैं यहाँ पे नाम है, उसके बाद जो है कुलुटुंगा फर्स्ट रिप्लेस करते हैं। इनको रिप्लेस करने वाले आई थिंक थे, यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ, अथी राजेंद्रा थे यार, ATHE अथी राजेंद्रा। ठीक है, ये 67 से जो है 70 तक जो है, ये 67 से लेके 70 तक जो है ये रूल करते हैं। इनके दौर में बड़ी बगावत सगावत होती है किंगडम में, और ये उन्हीं बगावतों को जो है सप्रेस करते करते, उन्हीं रेबेलियंस को सप्रेस करते करते मर जाते हैं। फिर आते हैं कोलोटुंगा जो है फर्स्ट। ये बीच में मिसिंग पार्ट था, मुझे याद नहीं रहा, कहीं ऐड करना, सॉरी। ये लास्ट जो है चोला किंग थे जिन्होंने अडॉप्ट किया टाइटल जो है शुंगम तवित्रा, अबोलिशर ऑफ टोल्स। अब अंडर हिज जो एम्पायर था, अब ये चोला एम्पायर जो इतना बड़ा था और इतने अरसे तक चला, अब वो बिखरने लग गया, टूटने लग गया। तो कहीं ना कहीं श्रंक टू ए मच स्मॉलर एरिया। जितना चोला एम्पायर जो है प्रीवियस रूलर्स के अंडर था उतना नहीं रहा। इन 1077 चोला एम्बेसी जो है 70 मर्चेंट्स की वो भेजी गई, मतलब जो बिजनेसमैन हैं ना, जो मर्चेंट्स हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, उनको चाइना भेजा गया और उन्होंने ट्रिब्यूट लिया, आर्टिकल टेकन फ्रॉम फॉर ट्रेड, जैसे ग्लासवेयर, कैम्पर, ब्रोकेड्स, रेनोसोरस के हॉर्न, आइवरी, इस तरीके से। अब किंगडम है ऑल्सो हैड फ्लोरिश ट्रेड विद द किंग ऑफ श्री विजया साउथ ईस्ट एशिया में। ही इज क्रेडिट ऑफ यूनाइटिंग, जो इन्हीं क्रेडिट दी जाता है, जो ईस्टर्न चालुक्य जो वेंगीज के हैं, चोलाज के साथ मिलने का जो है इन्हें क्रेडिट दिया जाता है आपस में। अच्छा, ये माना जाता है कि इन्होंने वॉर ही डिसरिगार्डेड वॉर, कि जंग नहीं लड़नी चाहिए, और पीस के लिए, शांति के लिए जो है वो जो है काम किया। कंपेरेटिवली ये दौर बड़ा अमन और शांति का था, और जब भी अमन और शांति होती है, मैंने आपको जो है जब राष्ट्रकूटा पढ़ा रहा था तो मैं आपको समझा रहा था, जब भी शांति होती है लोगों को हजम नहीं होती है। सॉरी, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि एवरी टाइम देयर इज़ अ पीस, हमने ये हिस्ट्री में पढ़ा। मैंने कि किंग इज़ अ पीस लविंग, चाहे वो अशोका ही थे, जब तक वो कालिंगा में उधम जो है मचा रहे थे एकदम, तब तक जो है ठीक चल रहा था। जब से उन्होंने बुद्धिज़्म और शांति का प्रचार बांटने लगे, और पूरा मयूरन एम्पायर इतना बड़ा द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन, इतना बड़ा एम्पायर, उसके बाद शायद अशोका के बाद इतना बड़ा एम्पायर किसी ने क्रिएट किया था, और उसके बाद शायद चंगेज़ खान ने किया होगा, या तैमूर ने, और या फिर जो है ओटोमन एम्पायर हुआ, या फिर ब्रिटिश एम्पायर हुआ, वो डिसइंटीग्रेट हो गया। वाई? बिकॉज ही स्टार्टेड टू प्रीच पीस। और यही हुआ कोलोटुंगा फर्स्ट के साथ भी। इसके सेकंड हाफ में जो है किंगडम ने फेस की हॉस्टिलिटी चालुक्यास से भी, होशियाला से भी। अब ये होशियालास का राइज हो रहा है, इनके बारे में हम बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो क्लासिकल राइटिंग जो है कंबन जो है ही रोट रामायण इन तमिल, वो इसी के कोट के थे, जो तमिल में रामायण लिखी कंबन ने। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट आ चुका है। वो पूछेंगे किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो आप क्या बताओगे? कोलोटुंगा फर्स्ट के। कब? 1070 से लेकर जो है 1122 तक। ये लास्ट रूलर्स थे चोला एम्पायर के। इसके बाद भी हुए, मतलब छोटे मोटे लेटर रूलर, जैसे कोलाटुंगा सेकंड भी हुए, राजेंद्रा सेकंड, फिर कोलाटुंगा थर्ड हुए। वो उन्होंने कोशिश की कि जो इस एम्पायर को किसी न किसी तरह जो है इंटीग्रेट करके रख सके, लेकिन वो फेल हो गए, क्योंकि पांड्याज और होशियालाज ने जो है अपनी पावर स्ट्रॉन्ग बना रही थी। लेटर चालुक्याज ने भी जो है कॉन्स्टेंटली जो है इन पे जो है वो जो है इनको प्रेशर डालना शुरू किया, और लास्ट में दिल्ली सल्तनत ने जो है, जो सुल्तान ऑफ दिल्ली थे, उन्होंने जो है इनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, और ये डिसइंटीग्रेट हो गए। तो ये पॉलिटिकल हिस्ट्री थी द ग्रेट चोला, जो है चोला इंपीरियल्स की। ठीक है, चोला एम्पायर की, जिसके बारे में इतना सुनते हैं, जो फेमस आया था टेम्पल आर्किटेक्चर और आर्ट और लिटरेचर के लिए तो है ही, बट देयर रिलेशनशिप विद साउथ ईस्ट एशिया, द कॉन्क्वेस्ट ऑफ श्रीलंका, द ट्रेड विद चाइना, इन चीज़ों के लिए भी देवर फेमस। ठीक है, अब हम चलते हैं, जैसे आपने नीचे देखा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चोलास की। अब अच्छा, एम्पायर की अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यूजुअली जो है एक छोटी सी बात में यहाँ लिखना चाहता था,
एम्पायर जो था इज नोन एज राज्यम या राष्ट्रियम, जो 8 मंडलम में डिवाइडेड था, मतलब 8 प्रोविंसेस थी, 8 स्टेट्स थी, और हर स्टेट को गवर्न किया जाता था बाई गवर्नर या वाइसरॉय, जो ज़्यादातर जो है प्रिंस होता था, मतलब राजकुमार होता था, या रॉयल ब्लड का या किसी नोबल बड़ी फैमिली से होता था जो कोर्ट में ज़्यादातर। अच्छा, एक किंग को टाइटल ये देते थे, किंग को कहते थे, को या पेरूमल, जैसे आपने सुना होगा पीछे जब टाइटल्स हैं, पेरूमल, ये भी चीज़ है। अच्छा, राजा धीराजा तो है ना, राजा राजा धीराजा, को कोनमाई कोंडम, किंग ऑफ किंग्स। और किंग जो था वो सेंट्रल अथॉरिटी था, एब्सोल्यूट मोनार्क था। ये नहीं कि फ्यूडल स्ट्रक्चर तो था, इधर भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन ना बेसिकली कंपेयर टू जैसे गुप्ताज का या हमने मौर्यन पीरियड का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पढ़ा, सिमिलर टू वैसे था, लेकिन यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ी ज़्यादा थी, वो हम पढ़ेंगे। जैसे हमने देखा 8 प्रोविंसेस थे, मौर्यन इतना बड़ा एम्पायर 4 भागों में जो है वो डिवाइडेड था, ये 8 में। अच्छा, ऑफिशियल्स जो हैं वो जनरली उन्हें पैसा गिवन बाय असाइनमेंट ऑफ रेवेन्यू बेरिंग लैंड। अच्छा, डायरेक्ट पैसा नहीं दिया जाए, ज़मीन दी जाती थी, उससे रेवेन्यू कलेक्ट करके जो है वो अपनी जो है पे, उस तरीके से इनको पे किया जाता। कुछ प्रोविंस जो थी वे फॉर्म्ड ऑन प्रिंसिपैलिटी, मतलब जो अनेक्स की गई हैं चोलास के द्वारा, सम वेयर टेरिटरीज ऑफ वैसल प्रिंसेस, कुछ अनेक्स की गई अलग हैं, कुछ अलग है, जैसे यूनियन टेरिटरीज अलग हैं, स्टेट्स अलग हैं, ऐसा है। अच्छा, हु पे ट्रिब्यूट और रेंडर्ड सर्विस टू द किंग इन एमिनेंट सिचुएशन, मतलब कुछ ऐसी टेरिटरीज भी थी ना जो बहुत सारे लोगों से कॉन्कर की गई हैं, और वहाँ पे वैसल स्टेट है, मतलब जो आपके नीचे है, मतलब आपकी सुजरनीटी जो है उन्होंने एक्सेप्ट की हुई है। ये हमेशा से चला आ रहा है, ये मुगल्स के टाइम देखोगे, दिल्ली सल्तनत के टाइम देखोगे, गुप्ताज के टाइम था, जैसे डायरेक्ट कंट्रोल में कुछ एरिया है और कुछ एरिया जो है हमने कनेक्ट किया हुआ, हमने वहाँ पे एक बिठाया हुआ है आगे, समझ ले, कोई प्रिंस, तो वो आपको ट्रिब्यूट्स भी पे करेगा, पैसा भी देगा, और ज़रूरत पे जो है आपको आर्मी भी प्रोवाइड करेगा किसी इमरजेंसी सिचुएशन में, और बाकी सर्विसेज भी। अच्छा, जो प्रोविंस थी ना, अब हमने बात की किंगडम जो है पूरी वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड थी, और प्रोविंसेस जो है फर्दर डिवाइडेड थी वो कोटम्स में या वल्ला नेडूज, और वो फिर आगे फिर नडूज में डिवाइडेड थी, मतलब डिस्ट्रिक्ट में। तो प्रोविंसेस थी, फिर कोटम थे जो राज्यम होता है, या राष्ट्रियम जो क्या था, प्रोविंस। उन प्रोविंसेस को, एम्पायर को जो है राष्ट्रियम कहते थे, फिर मंडलम होते थे, मतलब प्रोविंसेस। उन प्रोविंसेस को फर्दर डिवाइड किया हुआ था कोटम्स में या वाला नाडूज में, फिर उन वाला नाडूज को फिर से आगे डिस्ट्रिक्ट्स में, नाडूज में जो है क्या किया हुआ था, डिवाइड किया हुआ था। ये डिवीजन जो है ना, ये मियरली एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए होती है, बेटर रेवेन्यू कलेक्शन के लिए होती है, इवन इन द मॉडर्न टाइम, ठीक है, बेटरली पॉपुलेशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके। और फिर ये नाडूज जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अगेन जो है कंसिस्टेड ऑफ नंबर ऑफ ऑटोनोमस विलेजेस। अब ऑटोनोमस विलेजेस इसलिए कि चोलास बड़े फेमस थे जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो ऑटोनोमस विलेजेस थे, जिसकी महात्मा गांधी ने भी बात की कि आत्मनिर्भर जो है गांव होने चाहिए। और ये की रोल प्ले करते थे चोला के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो ग्रेटली फैसिलिटेटेड बाय शिरनीज या पुगास, जो गिल्ड्स होती थी, जो मर्चेंट गिल्ड्स होती थी, इनके द्वारा, विच वर लाइक सम, जैसे कुछ ऑटोनोमस कॉरपोरेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन, हैविंग पर्सन बिलोंगिंग टू सेम क्राफ्ट। अब एक और बात यहाँ एक और है कि एक मेरे को इंटरेस्टिंग फैक्ट याद आया, जब राजा जो है ना इन चोलाज एम्पायर में जो है किंग, जो राजा मरता था या किंग, जब किंग की डेथ होती थी तो इनके जितने भी सारे बॉडीगार्ड है ना वो भी सुसाइड करते थे, वो अपने आप को जो है दे बर्न देमसेल्फ, ठीक है, उसी फ्यूनरल प्रे में जिसमें जो है उनका किंग मर रहा है, ठीक है। तो ये बात थी। अगर चोलास के हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की फर्दर डिवाइड करें, जो विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो जर्नल असेंबली होती थी लोकल रेजिडेंट्स की ऑफ नॉन जो है ब्रह्म देवी विलेजेस,
और जो है विलन वेगी विलेजेस, मतलब डिस्कस करने के लिए मैटर्स उर होता था। एक जनरल असेंबली होती थी उर, जिसमें जितने भी मैटर्स हैं विलेज से रिलेटेड, किसी फॉर्मल रूल या प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, वहाँ डिस्कस होंगे कि क्या इश्यूज़ है, पानी का या सूखा पड़ गया है, हाउ द क्रॉप्स आर गोइंग, व रेवेन्यू सिस्टम इसमें ज़्यादा कलेक्ट हुआ है, कब, कोई भी जनरल डिस्कशन के लिए। ज़्यादातर इस उर जो है, इसके जो एक विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में एक जनरल असेंबली विलेज असेंबली होती थी, इसके बारे में कुछ डिटेल में हमें नहीं पता, बट जनरली जो मेंबर होते थे वो 10 से कम होते थे, और ये वेरियस मैटर्स के ऊपर डिस्कस कर लेते, चाहे वो ज़मीन की मेंटेनेंस कैसे करनी है, लैंड स्केल, गिफ्ट, टैक्स एग्जेम्पशन किस किस को है, कौन दे, किस किस को टैक्स देना है, अच्छा कितने एरिया में टैक्स कलेक्शन होगा, इन सब चीज़ों के लिए ये जो है बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है। अच्छा, सभा जो है, सभा या महासभा जो है, ये एक एक्सक्लूसिवली जो है असेंबली थी ब्राह्मण्स की, या गैदरिंग होती थी अडल्ट मेल मेंबर जो है अग्रहार्स की, मेल मेंबर, नो फीमेल, दैट इज रेंट फ्री जो है ब्रह्मदेया विलेज विच इंजॉय लार्ज मेजर ऑफ ऑटोनॉमी। ये वो विलेजेस थी जहाँ पे रेंट फ्री रहते थे, कोई खर्चा नहीं, कोई टैक्सेस नहीं, और ये लार्जर ऑटोनॉमी और आज़ादी जो है ये इंजॉय करते थे कंपेयर टू अदर्स। अच्छा, मेंबरशिप जो थी इसकी, जो सभा की या महासभा की, वाज गवर्न बाय डिफरेंट क्राइटेरिया। आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपकी फैमिली किस जो है उसका क्या होता है, लर्निंग क्या क्या पढ़े हुए हो, गुड कैसे गुड कंडक्ट, ये सारी चीज़ें देखी जाती थी, फिर जो है आपको जो है रेंट फ्री जो है वो दिया जाएगा। अब महासभा पोजेस्ड द प्रोप्राइटरी राइट ओवर कम्युनल लैंड एंड कंट्रोल द प्राइवेट लैंड विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन। अब ये जो सभा है, महासभा है, कम्युनल लैंड मतलब जो कॉमन लैंड होती थी जिसपे जो है सब कर सकते थे, इन पे भी इसका कंट्रोल होता था, और जो प्राइवेट लैंड होती थी, जो आम जो कंट्रोल, मतलब जो हमारी तुम्हारी ज़मीन है, एक सरकारी ज़मीन है, एक हमारी तुम्हारी है, तो इस पे भी उनकी जुरिस्डिक्शन होती थी। ये लोन बढ़ा भी सकते थे विलेजेस का, टैक्सेस जो है टैक्सेस कलेक्ट करते थे, और राइट टू रियलाइज द रेवेन्यू इन केस ऑफ डिफॉल्ट और बाई सेलिंग द लैंड इन क्वेश्चन बाई पब्लिक ऑक्शन। तो अगर किसी ने रेवेन्यू नहीं दिया है, ये कम दिया है, तो महासभा के पास ये राइट था कि वो ऑक्शन कर सकती है, मतलब नीलामी कर सकती है ज़मीन की, बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये चोलाज के बारे में बात था। अब जो है चोलाज का जो विलेज असेंबली है वाज एब्सोल्यूट प्रोपरेटर ऑफ विलेज लैंड, मतलब इनके पास सबसे ज्यादा पावर है, दे हैव द एब्सोल्यूट अथॉरिटी, चाहे वो विलेज की लैंड है या नई कोई लैंड एक्वायर की है, तो दे वर वेरी पावरफुल। जो मेन सोर्स इनकम का था चोला एम्पायर का, वो लैंड रेवेन्यू था, जो नॉर्मली 1/6 था, जितना प्रोड्यूस हुआ, जितना जो है उगाया गया है, जितना उसका 1/6 जो है वो एम्पायर को जाता था। अब जो रॉयल ड्यूज हैं, मतलब ये तो उनका हक है, राइट है एम्पायर का कलेक्ट करना, वो जो है कलेक्ट किए जाते थे इन विलेज असेंबलीज के द्वारा, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती थी। या तो ये कैश में आप पे कर दो, या आप काइंड में पे कर दो, या दोनों में किसी तरीके से भी। अब चोला गवर्नमेंट ने कैरी आउट किए थे लैंड सर्वे, मैंने आपको बताया, जो जनरली वेरी एक्यूरेट थे, और पीरियोडिकली एंड रिकॉर्ड ऑफ होल्डिंग मेंटेन किया जाए हमेशा, मतलब 6 मंथ 1 ईयर के बाद, 2 ईयर 3 ईयर के बाद जो है ये सर्वेस कंडक्ट किए जाते थे। उसमें चेक किया जाएगा कितनी लैंड है, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, इतनी प्रोडक्टिविटी है तो 1/6 के हिसाब से इतना ड्यू होता है, इसका रेवेन्यू कलेक्ट किया जाएगा। तो बड़ा एफिशिएंट सिस्टम था। और बहुत सारे इंस्क्रिप्शन में ये भी बताया है कि ट्रांसफर हुआ है लैंड का, चाहे वो सेल हुआ है, बेचा गया है, या गिफ्ट दिया गया, इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ कनी लैंड राइट्स, दैट इज राइट ऑफ पोजेशन ओवर द लैंड एसोसिएटेड विद सदन अदर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। एक तो लैंड, ये चीज़ें डिस्कस हुई है, मतलब जैसे किसी ने ट्रांसफ़र किया है लैंड, तो दूसरे को उसको वो दिया गया है सर्टिफिकेट के राइट टू पोजेशन, ये आपकी ज़मीन है, इसके ऊपर आप हक मानते हो, और बाकी कुछ राइट्स भी हैं, आप इस पर क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो, कितना टैक्स पे करना, ये सारी चीज़ें। अब ये राइट्स जो है ना वो फर्दर 2 चीज़ों में डिवाइड किए। एक है करन माई, मतलब राइट टू कल्टीवेट, एक ज़मीन आपको दी गई है, उस पर सिर्फ आप जो है खेती कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। यू कॉन्ट कंस्ट्रक्ट ए हाउस एंड यू लीव एंड यू विल ट्रीट इट एज योर प्रॉपर्टी, नहीं। कर्न माई लैंड होता है, और इसको फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुदुनिकी, सिचुएटेड इन विच पीपल प्रीवियसली सेटल्ड इन विलेज एंड वेर आइदर रिमूव्ड और डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट्स, तो जहाँ
पहले लोग रहते थे वहाँ से या लोगों को हटा दिया गया या उनके हक छीन लिए गए। एक वो लैंड है जहाँ आपको राइट टू कल्टीवेट दिया गया कि आप सिर्फ खेती कर सकते हो, और एक दूसरी है कुदीनिंगा सिचुएटेड इन विच द सच पीपल वेर नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड। वो चीज़ें हैं, वो ट्राइबल, जैसे ट्राइबल एरियाज होता है कि इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। और तीसरी जो है मितचाई होती है, सुपीरियर पोजेसिव राइट्स होती है, जिसपे आप बहुत कुछ कर सकते हो, नहीं ना कि सिर्फ कल्टीवेशन बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है लैंड्स थी। अब चोला की सोसाइटी और इकोनॉमी की अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें तो हमने इकोनॉमी की बात कर ही ली है इसमें, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में। ठीक है, वही जो है, अब एक आध चीज़ थी कि चोलास के जो है मंडलम में कौन गवर्न करता था, मैंने आपको प्रिंसेस होते थे जिसको गवर्नर होता है। ठीक है, फिर नडूज को जो है वो एग्रीकल्चर ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर लैंड। अच्छा, नट्टर होता था असेंबली जो नडूज के जो है डिस्ट्रिक्ट्स को कंट्रोल करती थी। अच्छा, ये सारी चीज़ें थी। बाकी हमने चोलास के विलेज एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात की। ठीक है, अच्छा, फिर जो है हम बात करेंगे चोलास के जो है सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में। अच्छा, सोसाइटी जो थी ना, अगर मैं टू बी ऑनेस्ट, बड़ी कास्ट रिडन सोसाइटी थी, बड़ी कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी। और इट मे बी राइट और रॉन्ग, वो तो आज हम मॉडर्न इंडिया में कहते हैं कि इट इज़ नॉट गुड कास्ट सिस्टम है, बट उस टाइम और स्पेस की बात करें तो ये हर जगह हो रहा था। आई वोंट जस्टिफाई दैट इट इज़ राइट। तो सोसाइटी जो है ना ज़्यादातर कास्ट लाइन्स पे जो है वो डिवाइडेड थी, कास्ट लाइन्स पे डिवाइडेड थी। मतलब जो अनटचेबल्स थे, पेरियार्स जिनको कहते थे, जो पेरियार्स थे वो थे अनटचेबल्स। अनटचेबल समझते हो ना, जिनको छूना तक नहीं है। दे वर ट्रीटेड वर्स्ट देन एनिमल्स, टू बी ऑनेस्ट। यू कैन इवन टच द एनिमल्स बट नॉट देम। ठीक है, अच्छा, इस पीरियड में ना एक और चीज है, एक वेल्लाज होते थे, वेल्लालाज। ये होते थे फार्मिंग ग्रुप, फार्मिंग ग्रुप। ठीक है, ये दो चीजें हैं। ठीक है, ज्यादातर ये जो है, ये वेल्लाज जो है, इनको आइडेंटिफाई अगर आप करो नॉर्थ में तो शूद्रास। तो ये पेरियार्स जो है ये शूद्रास से भी नीचे की कास्ट है, समझ लो, डेवलप हुई है जो। तो शूद्रास जो है इनकी कंडीशन जो है रिलेटिवली ठीक थी, क्योंकि ये विलेजेस, ये फार्मिंग ग्रुप था, तो इनके पास ज़मीन होगी ऑब्वियसली। तो इकोनॉमिकली जो है इतने ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुई जितनी जो है इन शूद्रास से भी जो नीचे की कास्ट जो डेवलप हो चुकी है, क्योंकि मल्टीपल कास्ट डेवलप हो चुकी, जो 4 से शुरू हुई थी, जो हमने पढ़ा था हिस्ट्री एंशेंट, और किस तरीके से वो पहले जो है कोपेशन बेस्ड था, फिर हेरिडिटरी हो गया, फिर जो है वो बेस्ड ऑन बर्थ हो गया, फिर डिडेंट मैटर कि ये बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन है, और फिर आज जो है मल्टीपल कास्ट शुरू हो गई। इवन यू विल चेक आउट द सर्वे ऑफ द कास्ट सिस्टम एंड यू विल नो दैट्स वाई गवर्नमेंट में भी हैव स्टॉप दैट थिंग। चलो, वो चीज़ में नहीं जाएंगे, ज़्यादा हमने पॉलिटिकल नहीं होना है। अच्छा, इसमें ना इस पीरियड में जो है एक सुप्रा कास्ट हुआ, सुप्रा कास्ट जो है डाइकोटमी हुई। कैसे मैं समझाता हूं, दो, इसमें जो है दो पार्ट्स में हुए। एक आए जो है इदंगाई, इदंगाई, ये जो इदंगाई थे, लेफ्ट, इनको कहा जाता था लेफ्ट हैंड कास्ट ग्रुप, लेफ्ट हैंड कास्ट ग्रुप, समझे। इसमें जो है, जैसे आप मतलब इसमें जो है एक लोहार नहीं होता जो लोहे का काम करता है या सोने का काम करता, आर्टिशियंस, मतलब आर्टिसनल्स। ठीक है, आर्टिशियंस, आर्टिसनल्स। और या फिर बिजनेस कर रहे हो आप, दुकान डाली हुई, ट्रेडर, ये लोग इसमें आते थे। जो इदंगाई थे, जो इदंगाई हैं, ये इसमें आता था। और दूसरा कास्ट ग्रुप था, वो था, ये लेफ्ट हैंड हो गया ना, राइट हैंड, ये था वेलेंगाई। तो ये क्या था, ये राइट हैंड जो है कास्ट ग्रुप था। ये ज्यादातर इसमें जो है लैंड पे जो एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चरल ग्रुप इसमें आ जाता था। तो इस तरीके से बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन भी हुआ।
अब शुरू शुरू में ना ये दोनों जो हैं एक दूसरे के खिलाफ नहीं थे, बट जैसे ही टाइम पास हुआ ग्रेजुअली ये एंटागोनिस्ट बन गए, एक दूसरे के मतलब अपोजिट बन गए, और एक दूसरे के बीच में जो है, जो इदंगाई है और वलंगाई है, इन दोनों के बीच में लड़ाई होनी शुरू हो गई। और इसी पीरियड में अब चोलाज के टाइम पे भी जो पहले गिफ्ट्स और धन दिया जाता था ब्राह्मण्स को, ठीक है, ठीक है, जो ब्राह्मण्स को दिया जाता था वो अब शिफ्ट हो गया टेम्पल्स आर्किटेक्चर में। देखोगे इसीलिए चोलाज के टाइम पर लार्ज स्केल टेम्पल कंस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है, समझे। तो उस टेम्पल्स में हम लोग वेरियस डिस्कशन कर सकते हैं आर्ट एंड लिटरेचर की तरफ अगर जाएं, लेकिन रहने दो, वो लंबा हो जाएगा। बाकी हम जो चोला का जो साउथ ईस्ट एशियन है, साउथ ईस्ट एशिया और चाइना की अगर बात करें तो वो कनेक्शन तो वो मैं समझा सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया भी है थोड़ा थोड़ा, इतना लार्ज स्केल इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप बात करें तो इनका पहला सा आई थिंक जो कनेक्शन बना था वो आई थिंक किसके टाइम पे था, चोला का, शैलेंद्र डायनेस्टी का जो कॉन्कर किया था, चोला इन्वेजन जो हुआ था उसकी वजह से जो है वो सारी डिस्कशन है, लेकिन वो बहुत लंबा हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। इकोनॉमी की अगर अगर मैंने इकोनॉमी की बात तो की है, अगर फिर भी हम इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी की, तो जो इंपॉर्टेंट है वो पहले डिस्कस करते हैं। तो इकोनॉमिक्स की ज़्यादातर जो है वो लैंड रेवेन्यू पे डिपेंडेंट थी, जो है लैंड रेवेन्यू पे, ठीक है, लैंड रेवेन्यू पे डिपेंडेंट थी, ठीक है, क्योंकि इसी पीरियड में जो है वेरियस इक्विपमेंट्स आए जिससे एग्रीकल्चर का जो है, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, ठीक है। जैसे वो स्पिनिंग वाला आया व्हील, ठीक है ना, व्हील स्पिनिंग वाला वाटर वाला, ठीक है ना, जिसका नाम था यार मुझे अभी भूल रहा है, ओके करेंगे, ठीक है। चाहे वो अब एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कैसे हुआ, वो वेरियस मेथड से हुआ, जैसे लैंड का रिक्लेमिनेशन हुआ, ठीक है, फिर लैंड सर्वेज हुए जिससे प्रोडक्टिविटीज को जो है इंक्रीज हुआ। अच्छा इरिगेशन, इरिगेशन जो है, इरिगेशन टेक्निक्स जो है वो इंक्रीज हुई, ठीक है। पर्शियन व्हील का यूज़ हुआ, अच्छा अब मुझे याद आ गया, पर्शियन व्हील का यूज़ हुआ जिसको अग्रहाताज कहते थे शायद, अग्रहाता, हाँ हाँ। अच्छा टैंक्स जो है, लार्ज स्केल टैंक्स, कैनाल्स, और जो है वेल्स का, वेल्स बिल्ड हुए। प्लस इस एरिया में जो है मानसून रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है, यू विल सी, जब एवरग्रीन फॉरेस्ट का आप परसेंटेज देखोगे तो साउथ साइड में ज़्यादा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस, और नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। अच्छा इसमें एक और चीज़ हुई, डाइवर्सिफिकेशन हुआ क्रॉप्स का, जो है ना, क्रॉप्स का जो है डाइवर्सिफिकेशन हुआ, वेरियस क्रॉप्स जो है वो उगाने की शुरू की, जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है। अच्छा इकोनॉमी में अगर चलें तो इकोनॉमी में जो है वो क्राफ्ट की वेरियस टेक्निक आई, जिसमें जो है ना क्राफ्ट, जैसे ब्रोंज के जो इतने बेहतरीन जो नटराज की मूर्तियां बनी हैं। अच्छा जब लार्ज स्केल टेम्पल कंस्ट्रक्शन होगा तो लार्ज स्केल टेम्पल कंस्ट्रक्शन क्या होगा, लेबर की ज़रूरत है, ठीक है, उसमें भी जो है वो बोलते हैं ना सिविल इंजीनियर, मिस्त्री की ज़रूरत है। तो उससे भी क्या हुआ, अब जो रॉयल में जो खजाना है रॉयल्टी के पास, वो क्या खर्च होगा, तो खर्च होगा क्या, वो डिस्पर्स होगा ना लोगों में, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो इसलिए भी इकोनॉमी का जो है राइज होगा, कंस्ट्रक्शन से कभी कभी होता है, आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो अच्छा क्राफ्ट में जैसे जो है वेविंग जो है, वेविंग का कांचीपुरम जो है, जो कांचीपुरम था वो एक बहुत बड़ा सेंटर था, ठीक है। अच्छा फिर जो है अगर मैं थोड़ा सा इसको इधर ले चलूँ, नीचे चलेंगे, लेट्स गो डाउन। अच्छा फिर जो है वो हम बना, अगर मेटल वर्क करें, जो है मेटल वर्क बहुत ज़्यादा हुआ। अच्छा फिर इसमें कॉइन मिंटिंग, ये तो हर जगह ही हुई, कॉइन मिंटिंग। अच्छा फिर बात करें अगर टेक्सटाइल्स, ठीक, अगर इसका हब की बात करें तो जो है कुंदमुखी जो है
कुदमुकी कुदमुको, ये वो है बहुत बड़ा एक सेंटर था इस चोला एम्पायर के टाइम पे। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ। प्लस प्लस जो है साउथ ईस्ट एशिया, साउथ जो है ईस्ट एशिया, अच्छा श्रीलंका, इन एरियाज को कॉन्कर करने की वजह से और जो है इनको क्या प्रोवाइड हुई, इनके मार्केट्स और रॉ मटेरियल के लिए जो है चीज़ें, रबर कहाँ से आया, साउथ ईस्ट एशिया से। ठीक है, फिश का ट्रेड श्रीलंका के साथ, तो इस तरीके से इनको रॉ मटेरियल भी मिला और इनको सेलिंग के लिए जो है पॉपुलेशन और सेंटर्स भी मिले। फिर जो है नेवी पे बहुत ज़्यादा काम हुआ, नेवी पे काम हुआ तो उससे क्या हुआ, इस इन जो मिडल मैन था, जो मिडल मैन थे, कौन थे मिडल मैन, साउथ ईस्ट एशियन जो डायनेस्टी थी, जैसे सैलंदर डायनेस्टी, अब स्ट्रॉन्ग नेवी थी इनके पास, तो ये लोग वहां जाकर भी जो है इन्वेड कर सकते थे, इन्वेड किया और ये मिडल मैन को हटाया। तो ट्रेड किसके साथ शुरू किया, चाइना के साथ, उससे भी जो माल आया वो कहाँ गया, इधर। जिस तरीके से जो है रोमन एम्पायर फ्लोरिश हुआ तो उसका फ़ायदा किसको हुआ, गुप्ताज को। वैसे ही जब ट्रेड वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हुआ, ठीक है, ईस्ट की तरफ शिफ्ट हुआ और चाइना जो है एक डेस्टिनेशन बना हमारे जो है जो फिनिश गुड का, फिनिश्ड जो है गुड का, तो किसने फ़ायदा लिया, चोलाज ने, चोलाज ने फ़ायदा लिया। और इसलिए तो प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी जो है वो चोला एम्पायर में दिखी हमें। इसी वजह से तो लार्ज स्केल जो इतने बड़े बड़े टेम्पल्स का जो है लार्ज जो है टेम्पल कंस्ट्रक्शंस हो पाए। ठीक है, और इस तरीके से ही जो है बड़ी बड़ी बैटल्स, ठीक है, और एक्सपीडिशंस जो है वो कर पाए बिकॉज दे हैड मनी टू बैक देमसेल्व्स। ठीक है, हम पढ़ सकते हैं यहाँ जो है वो जो है केमोर एम्पायर और वो साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, बट आई थिंक वो समझना जो है ज़रूरी नहीं है। इवन एक दो मल्टीपल चॉइस आ सकते हैं। सोसाइटी के बारे में मैंने बताया, पेरियार अनटचेबल थे, वेलास थे, इकोनॉमिक्स के बारे में बताया, तो इससे ज़्यादा जो है आई डोंट थिंक कि करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक छोटी सी बात मुझे अटक रही है, ट्रेडिंग कास्ट भी होती थी, ट्रेडिंग कास्ट्स हमने एग्रीकल्चर में हर चीज़ में देखा, ट्रेडिंग कास्ट भी थी। जैसे एक कास्ट होती थी जो है घरा, जो है घर्रारू ऐसे कुछ नाम से, जो शायद जो है मर्चेंट्स थे जो नॉर्थ इंडिया में कहीं थे। ठीक है, वो वहां से जो है माइग्रेट होकर जो है इधर आए, तो ये एक ट्रेडिंग कास्ट थी। एक ट्रेडिंग कास्ट और थी जिनका नाम है, शायद कहीं एग्जाम में आ जाए तो भाई फिर बोलोगे पढ़ाया नहीं। ठीक है, गोडाज, आई थिंक गोडाज थे ये, ओरिजिनली कल्टीवेटर ही थे, जो है कल्टीवेटर्स थे। ठीक है, लैंड कल्टीवेशन करते थे, एग्रीकल्चरलिस्ट थे, फार्मर्स थे। ठीक है, ये बाद में जो है ट्रेडिंग में आ गए। अच्छा, एक तीसरी कास्ट एक और है, वो थे आई थिंक ऐसे कुछ था, हैगार्डेज ऐसे कुछ नाम से था। ठीक है, याद रख लेना, ओरिजिनली जो है रेवेन्यू ऑफिशियल्स हुआ करते थे, बाद में जो है रेवेन्यू ऑफिशियल्स। ठीक है, आई थिंक ये इनको ओरिजिनली ये रेवेन्यू ऑफिशियल्स ही थे, हाँ ऐसा ही कुछ था। तो ये कुछ है, ट्रेडिंग कास्ट भी थी। अच्छा, और कुछ। अच्छा फिर, अच्छा इन्होंने जो टेम्पल्स को जो है, एक और चीज़ देखते हैं, जो टेम्पल्स इन्होंने कंस्ट्रक्ट किए ना, इनकी मेंटेनेंस भी तो ज़रूरी है। ठीक है, इनको मेंटेनेंस कैसे किया जाता था, क्या फिर से जो है वो है रॉयल खजाने से आएगा, नहीं। इनको मेंटेनेंस करने के लिए जो है इन टेम्पल्स को, फलाना साल ये नंबर 1 टेम्पल है, ठीक है, अब इस टेम्पल को विलेजेस असाइन की जाती थी, आसपास की विलेजेस। ठीक है,
ये विलेजेस जो हैं, ये वो सबाज होती थी, उनका काम था, ये विलेजेस असाइन की गई हैं, इनसे जो रेवेन्यू कलेक्ट होगा, ये रेवेन्यू इनकी मेंटेनेंस, मेंटेन करने के लिए जो है, मैनेजमेंट के लिए जो है, इस टेम्पल की ज़रूरत के लिए। तो बड़ा ही एक नीट एंड क्लीन जो है वो जो है स्ट्रक्चर था। ओके, ठीक है, तो इतना ही रखें, इट शुड बी इनफ आई थिंक चोला एम्पायर के बारे में। अच्छा, चोलाज एम्पायर के बारे में जो है ना, एक सबसे इंपॉर्टेंट जैसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, वो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है, और लिटरेचर, ठीक है। अब लिटरेचर का जो है, आर्ट आर्किटेक्चर और लिटरेचर का जो है, वो मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाया चोलास में। अगर पढ़ाऊंगा तो मोर देन जो है 2 से 3 घंटे की क्लास हो जाएगी, बिकॉज वास्ट नंबर है ऑफ चोलास की जो है आर्किटेक्चर। तो आई हैव लेफ्ट दैट पार्ट बिहाइंड। क्यों? इंटेंशनली, बिकॉज हम आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ेंगे, तो तब हम लोग जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। वी आर लिटली डिस्कस, हमने पॉलिटिकल जो है एक्टिविटीज देखी, हमने, यार क्या हो गया है, ठीक है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज देखी हमने यहाँ इनके सोशल एक्टिविटीज देखी, ठीक है, हमने एडमिनिस्ट्रेशन देखा, ठीक है, हमने सोसाइटी को देखा, वही सोसाइटी सोशल हुई हो गया, ठीक है, हमने इकोनॉमी को देखा। आर्ट लिटरेचर जो है वो हम आर्ट एंड कल्चर जब आई थिंक जब एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न तीनों हो जाएगा, उसके बाद आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, तो वो बड़ा ही एक डिटेल पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। रखे इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।